हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पीटी स्पेशल सीरीज़ में। यह सीरीज़ बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही अगर दरोगा का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ओके, तो ये सीरीज़ बेसिकली उन्हीं के लिए चलाए जा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कर रहे थे जो कि सामाजिक आंदोलन से संबंधित थे। यह हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम जनजातीय विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग रीजन वाइज अध्ययन करेंगे, यानी कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में क्या क्या मूवमेंट चले, सॉरी कहाँ कहाँ विद्रोह चले। उसी तरह हम पूर्वी भारत दक्षिणी भारत को देखेंगे। पूर्वी भारत को 2 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ओके, उसी तरह पश्चिम भारत में जैसे कि महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु, ये सब दक्षिण भारत में हम देखेंगे। तो क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, सिंहपो विद्रोह, नागा विद्रोह, चुआर भूमि, हो विद्रोह, कोल आंदोलन, संथाल, खेंड, सवार, मुंडा, ताना भगत, उराव। ओके, रंपा क्षेत्र में जो हुए थे रंपा विद्रोह, जिसे कोया या कोंडा डेरा भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह। ओके, फिर उसी टाइम में कुछ कुछ किसान आंदोलन हुए थे, यानी कि किसान विद्रोह हुए थे, जैसे कि नील आंदोलन, दक्कन विद्रोह, पावना विद्रोह। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, जनजातीय विद्रोह हैं, जिनके बारे में हम आज रिकैप करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं। साथ ही आपको इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इस टेलीग्राम का नाम है हिंदी में तैयारी। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगा पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले भाग से, यानी कि पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत में मेनली जो मुख्य जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनमें अहोम, खासी, सिंहपो, नागा, ये 4 विद्रोह जो कि काफ़ी महत्व रखते हैं, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, तो अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, सिंहपो विद्रोह, ये तीनों विद्रोह आसाम में हुए थे। तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि आसाम में अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, सिंहपो विद्रोह, ये तीनों विद्रोह आसाम में हुए थे। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर, खासी विद्रोह के तीरथ सिंह, सिंहपो के निराग फिड्डू और खसमा सिंहपो, ये सिंहपो विद्रोह से संबंधित थे। डेट हो सके तो आप एक बार देख लेना, लेकिन डेट उतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप चाहें तो अलग से आप एक नोट्स बना सकते हैं, डेट वाइज डेट, कि सबसे पहले कौन से विद्रोह हुए हैं, उसके बाद कौन से हुए। तो इस तरह से आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी। अगर बाय द वे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रमिक में, तो इस तरह से आप सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग खासी यानी कि तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुए थे, ये हम लोग देख लिए थे। नागा नागा जो कि मणिपुर में हुआ था, ये जदोनाग के नेतृत्व में 1891 में मणिपुर में नागा आंदोलन हुआ था। तो ये हो गया असम की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो इसमें हमें चुआर भूमि विद्रोह, जो कि बंगाल के मिदनापुर ज़िला है ओके, या फिर गांव हो सकते हैं। तो चुआर बंगाल के मिदनापुर एक जगह थी जहां पे दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1798 में ये विद्रोह हुआ था। ओके, तो आप इसको याद रख सकते हैं, चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, मिदनापुर में, यानी बंगाल में। हो विद्रोह छोटा नागपुर, सिंहभूम जिले झारखंड के, ये हो विद्रोह हुआ था। तो ये हो एंड मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। तो ये याद रख सकते हैं। बेसिकली आपको नेतृत्वकर्ता कुछ लोगों की पूछते हैं, लेकिन आपको रीजन ज़रूर याद होने चाहिए कि हो विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सिंहभूम जिले छोटा नागपुर पठार में, यानी कि झारखंड के सिंहभूम जिले छोटा नागपुर में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर पठार झारखंड में, जाहिर सी बात है कोयला वहाँ अधिक मिलते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कोल आंदोलन छोटा नागपुर पठार में, जो कि झारखंड में है, यहाँ हुए थे। इसके नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर। सॉरी, आगे हम देखते हैं संथाल विद्रोह।
तो संथाल विद्रोह बंगाल में हुआ था और कुछ कुछ एरिया बिहार में भी आ जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं संथाल जो विद्रोह होता है बिहार बंगाल दोनों से संबंधित था। और ये इसके जो नेतृत्व करता थे, जो विद्रोही थे, वो सिंधु कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू कान्हू 1855 में हुआ था। ये थोड़ा डेट कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो ये डेट आप याद रखिएगा कि 1855 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था बंगाल बिहार में। देन हम उड़ीसा में एक खोंड विद्रोह हुआ था, डोगरिया जिसको हम कहते हैं। तो खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, चक्र बिसोई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। सवार कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, पारलिया खेमदी। ओके, सवार भी कहाँ हुई थी विद्रोह? उड़ीसा में। इसके नेतृत्व करता थे राधा कृष्णन डड़सेना। ओके, राधा कृष्णन डड़सेना, ये याद रखिएगा। मुंडा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1899 में। 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में एक मुंडा आंदोलन हुआ था या मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है हमारा ताना भगत, जिसे हम उराव भी कहते हैं। ये भी बेसिकली छोटा नागपुर में ही हुआ था, जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में। तो आप देख सकते हैं छोटा नागपुर से काफ़ी सारे एलिमेंट मिल रहे हैं हमें। तो हम देख लेते हैं कि छोटा नागपुर पठार में बेसिकली कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो एक तो आपको हो गया हो विद्रोह, ओके, दूसरा हो गया कोल आंदोलन, एंड तीसरा हो गया आपका मुंडा विद्रोह, और चौथा हो गया ताना भगत। ओके, तो हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, ये चारों कहाँ हुए थे? छोटा नागपुर पठार में, यानी कि झारखंड में। ओके, और ताना भगत उराव जो छोटा नागपुर में हुआ था उसके नेतृत्व करता थे कौन? जतर भगत। ओके, जतरा भगत 1914 में, याद रखिएगा। रंपा क्षेत्र में एक रंपा विद्रोह हुआ था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये दक्षिण भारत में हुआ था। रंपा क्षेत्र के रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपा क्षेत्र में, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यह स्थित है। तो यानी कि आप याद रख सकते हैं इसको इस तरह से कि रंपा विद्रोह विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ओके, और रंपा विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कोया तथा कोंडा डेरा भी कहते हैं। क्या? कोया तथा कोंडा डेरा। ओके, तो बेसिकली यह विद्रोह क्यों हुआ था? इसके पहले हम देख लेते हैं कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। इस विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अल्लूरी सीताराम राजू या फिर राजू रंपा। ओके, इन दोनों में से कोई भी अगर नाम आ जाए तो आपको मारनी है, लेकिन जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अल्लूरी सीताराम राजू ही आएगा, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन पूछे जा सके हैं विभिन्न एग्ज़ामों में। ओके, तो हाँ, तो हम देख रहे थे कि ये बेसिकली जो रंपा विद्रोह हुआ था क्यों हुआ था आंध्र प्रदेश से, यानी विशाखापत्तनम में। तो इस विद्रोह में पुलिस स्टेशनों पर हमला भी हुए थे। ओके, तो यह जो रंपा विद्रोह हुआ था वो मद्रास वन अधिनियम 1882 के विरुद्ध हुआ था। क्या? मद्रास वन अधिनियम 1882 के विरुद्ध। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि यानी कि वन से संबंधित अपने अधिकारों के लिए वहाँ की जनजाति लोग लड़े थे, इसलिए ये हुआ था। चूँकि सरकार ने क्या किया था, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास ने एक वन अधिनियम लाया था 1882, जिसके तहत उनके वन अधिकार जो थे वह छीन लिए गए थे। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी होगी तो विद्रोह होनी ही है। तो हम कह सकते हैं कि मद्रास वन अधिकार अधिनियम 1882 के विरुद्ध रंपा विद्रोह हुए थे। एक जो इसका इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये जो जहाँ भी हमला करते थे वे अपने डायरी में यह घोषणा करते थे कि हमले की तिथि हमले की तिथि क्या है और किस समय हमने हमला किया। ठीक है, तो ये थी, और इन्होंने पुलिस स्टेशनों पे हमला किया था। थोड़ी बहुत हम जान लेते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो अल्लूरी सीताराम राजू एक गांधीवादी नेता ही थे, समझिए कि गांधीवादी विचार के थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। ओके, और
हालांकि ये गांधीवादी थे, लेकिन इन्होंने जो विद्रोह खड़ा किया था उसमें अहिंसा को ना अपनाकर इन्होंने हिंसात्मक कार्रवाइयों पर बल दिया था। यानी कि यह पूरी तरह से हिंसात्मक विद्रोह थी। कौन सी? रंपा विद्रोह हिंसात्मक विद्रोह थी। और यही जो रंपा विद्रोह है, इसी में गुरिल्ला युद्धपत्ति का जिक्र किया गया है। तो याद रखिएगा, गुरिल्ला युद्धपत्ति किससे संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से। ओके, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ना हम आगे बढ़ते हैं कि पश्चिमी भारत, जैसे कि महाराष्ट्र में, राजस्थान में क्या क्या आंदोलन हुए थे। तो ये दो इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए थे पश्चिम भारत में, एक भील विद्रोह, एक रामोसी विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र राजस्थान में हुए थे। यहाँ के जो नेतृत्व करता थे वो सेवाराम और हिरिया थे। कौन थे? सेवाराम और हिरिया, 1825 में। और भी लोग इससे जुड़े हुए थे, जैसे कि भोलाई एंड रखवाली, ओके, दौलत सिंह, मोतीलाल तेजावत, इन लोग भी भील विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र या राजस्थान, यानी कि दोनों क्षेत्र में। रामोसी विद्रोह ये मराठा यानी कि महाराष्ट्र में। तो रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, सरदार चित्तर सिंह और उमाजी के नेतृत्व में। सरदार चित्तर सिंह उमाजी के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, उसी टाइम कुछ इम्पोर्टेंट किसान विद्रोह भी हुए थे, तो देख लेते हैं। नील आंदोलन। तो नील आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ था 1859 में, यानी कि 1859 में नील आंदोलन हुआ था। कहाँ? बंगाल में। तो नील आंदोलन बेसिकली अगर हम थोड़ा अंदर जाएं तो बंगाल में एक नदिया जिला है जहाँ पे एक गोविंदपुर गांव है। ओके, नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में यह नील आंदोलन हुआ था 1859 में। ओके, इसमें जो भाग ले रहे थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। तो नील आंदोलन दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और इसके समर्थन में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने हिंदू पेट्रियाट पत्र में, ओके, इसका जिक्र किया। साथ ही दीनबंधु मित्र ने अपने नील दर्पण अखबार लेख में इनके समर्थन में एक लेख लिखे। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने हिंदू पेट्रियार्क पत्र में किसके बारे में उल्लेख किया है? तो नील आंदोलन के बारे में उल्लेख किया था। उसी तरह दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में किसका उल्लेख किया था? तो नील आंदोलन का उल्लेख किया था, याद रखिएगा। इसी को देखते हुए सरकार ने एक नील आयोग का गठन भी किया था 1860 में। अब आगे बढ़ता हूँ। दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह पूना, अहमदाबाद और सोलापुर इन क्षेत्रों में हुए थे। दक्कन विद्रोह कहाँ? पूना में। ओके, पूना, अहमदाबाद, सोलापुर। इसके समर्थन में एम जी नराडे थे और पूना सार्वजनिक सभा थे। कौन कौन थे? एम जी नराडे तो होंगे ही, साथ ही साथ पूना सार्वजनिक सभा भी इसके समर्थन में आ गए थे। ओके, तो इसी को देखते हुए सरकार ने कृषक राहत अधिनियम 1879 लागू किए, यानी कि कानून बनाए, कृषक राहत अधिनियम बनाए गए। तो थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हम दक्कन विद्रोह के बारे में, चूँकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दक्कन विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो एक सफल विद्रोह माना जाता है। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो दक्कन विद्रोह बेसिकली अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं था। ये तो धारणा आप हटा ही दीजिए कि दक्कन विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं था। किसके विरुद्ध था? साहूकारों के विरुद्ध। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या था, थोड़ी हम इसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करेंगे। कि देखिए, हुआ ये था कि 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था। और दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1860 में। ओके, तो 1861 में यूएसए में गृह युद्ध हो गया, जिसके कारण कपास का निर्यात एकदम बंद हो गया। ठीक है, अब जब कपास का निर्यात बंद हो गया, यानी कि सप्लाई कम हो गया। ठीक, तो सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइस बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ती है, यानी कि दाम बढ़ जाते हैं। तो जब दाम बढ़ गए तो ब्रिटिश व्यापारियों ने सोचा कि यही टाइम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो इस मुनाफे के चक्कर में उन्होंने भारत के किसानों पर दबाव बनाया। कैसे? साहूकारों के द्वारा। साहूकारों को ये बोला गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ऋण दो और साथ में उन पर दबाव बनाओ। तो इसी को देखते हुए साहूकारों ने क्या किया? ऋण तो दिए, लेकिन उनके साथ धोखेबाजी और हेरा फेरी अपने खातों में कर देते थे।
चूँकि किसान तो उतने पढ़े लिखे होते नहीं थे उस ज़माने में, तो साहूकार इसका फ़ायदा उठाकर अपने खातों में धोखेबाजी, हेरा-फेरी, ओके, ये सब कर देते थे। तो इसी को देखते हुए जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए किसान, तो उन्होंने साहूकारों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसको हम दक्कन विद्रोह कहते हैं। ओके, तो कुछ हालांकि साहूकारों को पीटा भी इन्होंने, विद्रोहियों ने, लेकिन बाद में अंग्रेज़ी सरकार ने क्या किया कि इनको मतलब इन साहूकारों द्वारा जो भी ऋण लिए गए थे इनको किसानों द्वारा साहूकारों द्वारा किसानों को जो लोन दिए गए थे यानी ऋण दिए गए थे, सरकार ने माना कि वो अब वापस नहीं करेंगे, ब्याज नहीं देंगे और इसके लिए उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। ओके, तो सरकार ने ऐसी कानून की व्यवस्था की, इसलिए इसे एक सफल विद्रोह माना जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको केवल इतना याद रखना कि दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था, पूना, अहमदाबाद, सोलापुर में, और एमजी रनाडे इसके समर्थन में थे। साथ ही साथ पूना सार्वजनिक सभा भी इसके समर्थन में थे और इसी को देख के सरकार ने एक कानून बनाया था, कृषक राहत अधिनियम 1879, जिसके तहत उनके जो लोन थे उसको माफ़ कर दिए गए हैं। साथ में यह भी व्यवस्था किए कि अगर साहूकार जाके कोर्ट में अपील करते हैं कि इन्होंने हमारे ऋण वापस नहीं लौटाएं, तो उन्हें जेल में बंद नहीं किए जाएंगे किसानों को, बल्कि माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से यह एक सफल विद्रोह माना जाता है। ओके, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं था, यह साहूकारों के विरुद्ध था। बस केवल इतना याद रखिएगा, काफ़ी है। ओके, तो आपको याद होगा कि इसके पहले हमने 2 लेक्चर करे थे जिसमें हम सामाजिक आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़े थे, सामाजिक सुधारों पे चर्चा किए थे। तो उसी को देखते हुए कुछ थे जो कि छूटे हुए थे, तो मैंने उसको एक जगह कर दिया है ताकि आपको सहूलियत होगी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं एक बार समझा दूं कि देखिए, पश्चिम सुधार आंदोलन को अगर हम देखें तो इसको हम 2-4 तरह से देख सकते हैं कि पश्चिमी सुधार आंदोलन में कौन कौन लोग भाग ले रहे थे। तो एक तो हो गया बाल शास्त्री, आप ऊपर देख रहे होंगे, बाल शास्त्री जावेकर, परमहंस मंडली राइट साइड, फिर आप नीचे देखिए ज्योतिबा फुले थी, साथ में उनके पत्नी भी, गोपाल हरि देशमुख, ओके, उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित, इन्होंने, और दादा भाई नौरोजी, ये सभी पश्चिम भारत सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। ओके, तो हम बारी बारी से देखते हैं इन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल शास्त्री जावेकर। ओके, तो बाल शास्त्री जावेकर ऐसे प्रथम सुधारक थे बम्बई में, यानी कि पश्चिम भारत के प्रथम ऐसे सुधारक थे जिनका नाम था बाल शास्त्री जावेकर। ओके, ये बम्बई में इन्होंने सुधार आंदोलन चलाया। इनका फिलॉसफी क्या था, ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना की इन्होंने, और इनका एक महत्वपूर्ण अखबार था जिसका नाम दर्पण था। क्या था? दर्पण, जो कि साप्ताहिक पत्र जारी करते थे 1832 से। ओके, यानी कि एक साप्ताहिक पत्र इनका था जिसका नाम था दर्पण, जो कि बाल शास्त्री जावेकर द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। इन्होंने अज्ञान धुन दिमागों का भी अज्ञान धुन दिमागों पर भी इन्होंने जोर दिया, प्रकाश डाले कि लोगों के दिमाग अज्ञान हो गए हैं, उनके दिमागों में अंधेरा छा गया, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह से इन्होंने क्या हुआ कि ब्राह्मणवादी विचारों की कट्टर आलोचना की। तो बाल शास्त्री, आपको ये याद होनी चाहिए कि एक प्रथम सुधारक थे, दूसरा इन्होंने दर्पण पत्रिका प्रकाशन किया था। बस केवल इतना याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई थी। इसकी 2 शाखाएं थी, एक गुजरात में, एक मराठ में। ओके, यानी कि गुजराती था, एक मराठी था। ये 2 मंडलियों के नाम से जाने जाते हैं। तो गुजराती जो मंडलियां थी वो ध्यान प्रसारक थी, अब मराठी जो मंडलियां थी वो सामाजिक प्रश्नों एवं वैज्ञानिक विषयों पे व्याख्यान आयोजन किया करती थी। ओके, यानी कि जो भी सामाजिक वैज्ञानिक प्रश्न होते थे उन पे अपने विचार
रखते थे लोग, और भी लोग इकट्ठे होते थे और एक मंच पे खड़े होकर इन लोग सामाजिक प्रश्नों के व्याख्या प्रस्तुत करते थे लोगों के सामने। ओके, तो ये हो गया परमहंस मंडली। एंड कुछ और इन्होंने नीची जातियों को पक्का भोजन, नीची जातियों के साथ नीची जातियों द्वारा पका भोजन भी इन्होंने किए थे। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा की इन्होंने समर्थन किया। जात पात बंधनों को तोड़ना इनके प्रमुख एजेंडे में था कि ये सबसे समाज मुक्त होनी चाहिए। हाँ, तो हम परमहंस मंडली देख चुके थे। ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले और साथ में उनकी पत्नी ने भी एक सामाजिक सुधार आंदोलन में काफ़ी बड़ा योगदान निभाया था। देखिए, ज्योतिबा फुले ने 1851 में लड़कियों के लिए पूना में एक स्कूल खोले थे। ओके, 1851 में उनकी पत्नी के साथ दोनों ने मिलकर 1851 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। महाराष्ट्र में विधवा विवाह अगली पवित्र के नेता थे। ओके, यानी कि विधवा विवाह के समर्थन में इन्होंने सबसे आगे भूमिका निभाया था ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में विधवा विवाह के अगली पवित्र नेता थे। ऊंची जातियों एवं प्रभुत्व की कड़ी आलोचना करते थे और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के खिलाफ इन्होंने जीवन भर अभियान चलाया। ओके, तो ज्योतिबा फुले का एक बहुत बड़ा योगदान था। आगे हम देखते हैं गोपाल हरि देशमुख के बारे में। ओके, तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है और यह प्रवक्ता थे नई शिक्षा और सुधार के। ओके, इन्होंने वकालत किया कि समाज का पुनर्गठन मूल्यों और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर किए जाने चाहिए। आधुनिक मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष के इन्होंने वकालत किया। ओके, इन्होंने वकालत किया कि मानव एक आधुनिक मानवतावादी की ओर बढ़े और धर्मनिरपेक्ष हमारा देश रहे और लोग भी धर्मनिरपेक्ष हों। ओके, किसी भी जाति को ऊपर या नीचे नहीं मानना चाहिए या फिर धर्म को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हमें सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता दिखानी चाहिए। विष्णु शास्त्री पंडित को देखते हैं, तो विष्णु शास्त्री पंडित का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश पत्रिका प्रकाशन किया। ओके, यह जो सत्य प्रकाश पत्रिका था वह गुजराती भाषा में था। तो याद रखिएगा कि विष्णु शास्त्री पंडित ने द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है जिसका नाम है सत्य प्रकाश। क्या नाम है? सत्य प्रकाश। किसका प्रकाशन है? विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। ओके, दादा भाई नौरोजी, यह पारसी धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने पारसी धर्म सुधार संगठन की स्थापना की थी। महिलाओं के लिए कानूनी हक की लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, मतलब महिलाओं को कानूनी हक दिलाने के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और इन्होंने महिलाओं को समान उत्तराधिकारी मिले इसकी भी इन्होंने ऐसी कानून बनाए सरकार, इसकी भी उन्होंने वकालत की। तो ये थी पश्चिम आंदोलन सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़, यानी कि नेता और समाज सुधारक। अब हम देखते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में शायद मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, वही सब इसमें जिक्र किया गया है कि जैसे अगर हम यह बेसिकली डिज़ाइन किया गया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कई क्षेत्रों में योगदान था। अगर हम देखें तो शैक्षणिक क्षेत्र में इनका बहुत योगदान था, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में। ओके, तो ये हो गया। इनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी ये भी मैंने इसका जिक्र किया है। और इन्होंने विभिन्न कॉलेजों की स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज, बैथुन स्कूल की स्थापना की थी नारी शिक्षा के लिए। और हिंदू पुनर्विवाह कानून 1856 में इन्होंने एक लंबा संघर्ष लड़ाई लड़ा था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए। ओके,
तो इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। सॉरी। राम मोहन राय के सुयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए, यानी कि राजा राम सॉरी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ऐसा माना जाता है कि यह राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि उनके बाद एक जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही थे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने संस्कृत के लिए नई तकनीक का विकास किया था, जैसे बंगला वर्णमाला इन्होंने लिखा था। आधुनिक गद्य शैली बंगला में लिखी थी इन्होंने। ओके, आधुनिक गद्य शैली बंगला भाषा में इन्होंने लिखा था, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे हम देवेंद्र नाथ के बारे में जिक्र किया है, देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में। ओके, जो कि तत्वबोधिनी सभा से जुड़े हुए थे और यह ब्रह्म समाज को भी पुनर्जीवित किए थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। शायद मैंने देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में आपको पहले पढ़ा दिया है, आप चाहें तो हमारे जो पहले 2 लेक्चर हैं उसको देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होगा। ओके, आप यहाँ पे एक सीरीज़ है, मैंने सीरीज़ बना के रखा है कि सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो इस तरह से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके लिए यहाँ पे नोट्स के रूप में तैयार कर दिया है कि जावेकर आए, उसके बाद परमहंस आए, उसके बाद ज्योतिबा फुले आए, उसके बाद विष्णु शास्त्री आए, उसके बाद देशमुख, उसके बाद नौरोजी, जो कि पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन से संबंधित नेता थे। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे हम और भी इसी तरह से लेक्चर लाते रहेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भी कुछ इसी तरह से होंगे। ओके, तो चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और कोरोना से बचे रहिए और एक अच्छे पढ़ाई की ओर बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।